सब आ गए। आज हम लोग बात करेंगे कि इस कीमा के बारे में, इस कीमा के बारे में, स्कोप के बारे में। और फिर कंप्लीट कन्वर्जन टू एन। एक्चुअली मुझे ये दोनों चीज़ कल ही बताना था, मेरे दिमाग से ही निकल गया बताते बताते, क्योंकि मैंने लिख दिया कि मिस ना हो जाए। ओके, तो आज हमको देखना है कि XML के साथ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो विदाउट XML अगर हमको टोटल जावा बेस्ड वर्किंग करनी है तो कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे। एनोटेशन हमने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कल के लेक्चर में कर भी दिया था, ऑटो वायरिंग, और हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, क्वालिफायर यूज़ किया है हमने। हाँ, एनोटेशन मैं एनोटेशन कौन कौन से यूज़ किया तो वो बता रहा हूँ। क्वालिफायर एक एनोटेशन था, है ना, इसलिए यूज़ होता है। क्वालिफायर एनोटेशन किस लिए यूज़ होता है, लिखा किसी ने अपनी कॉपी में क्वालिफायर, वाई वी यूज़ क्वालिफायर एनोटेशन। मतलब हमारी बीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि सेम दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं सेम क्लास के, तो सिस्टम कंफ्यूज होगा, तो हम क्वालिफायर के थ्रू बता सकते कि ये वाला एक्सेस कर। ऑटो वायरिंग देखा ही है, दो तीन जगह हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। और एनोटेशन में लाइफ साइकिल मेथड पे देखा था। ठीक, ओके, सो लेट वी प्रोसीड। और कोई बाकी आना आ गए ना सर? ये पी स्कीमा सी स्कीमा पहले मैं निपटा देता हूँ।
ओके, P schema and C schema. P फॉर प्रॉपर्टी, C फॉर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उन दोनों का सब्स्टिट्यूट है, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट है कि हम लोग अभी तक जैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं, तो आपने देखा था कि हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आर्ग लिखते हैं, है ना। ठीक है, और अगर सेटर के थ्रू कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो अगर मुझे ये प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टर आर्ग हटाने हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट है पी स्कीमा और सी स्कीमा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके नॉलेज के बिना आपका काम नहीं होता, ऑफकोर्स होता है, कर ही रहे, है ना। अभी हम उसको जान नहीं रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, लेकिन उसका नॉलेज होना इसलिए जरूरी है कि नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं बिल्ट इन जो XML फाइल होगी और उसने अगर यूज़ करके रखा होगा तो आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ये एड्रेस, एक एड्रेस को तो हटा देता हूँ फिलहाल, सिंपल एड्रेस रखते हैं, ठीक है, और एक एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मुझे पी स्कीमा बनाना है, तो पी स्कीमा बनाना है तो आप ऐसा ही कुछ एक कॉपी कीजिए और कंटेक्स्ट की जगह सिंपल पी लिख दीजिए। सिमिलरली कंस्ट्रक्टर का होगा तो पी की जगह सी लिख देना, ठीक है। इसको हमको यहाँ नीचे बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये ऊपर वाला जो सेक्शन है XML-NS वाला, इसी में आपको चेंज करना है, ये एक्सरसाइज में करने की जरूरत नहीं होती, है ना। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस टाइप से प्रॉपर्टी ना दूं, मैं इसको यहीं पे सेल्फ क्लोज कर देता हूं। तो अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने दे रखी थी, इस प्रॉपर्टी को मैं P कोलन P कोलन प्रॉपर्टी नेम इज स्ट्रीट इक्वल टू जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है CA रोड, ऐसा दे सकता हूँ, देन स्पेस, और एक प्रॉपर्टी हमारे पास तो P कोलन CT इक्वल टू नागपुर, इस तरीके से हम लोग पी स्कीमा यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ बेटा कि ये मुझे ये जो 3-4 लाइन का कोड था ये मेरा एक ही लाइन में कन्फाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने अपने बीन का नाम दे दिया, बीन का टाइप दे दिया, मतलब क्लास का नाम, और उसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने हाथों हाथ इसमें लिख दी, राइट। सो दिस इज द वे। अब तो इंटरनेट आ गया यार, अब तो हेल्प मिलनी चाहिए थी।
तो इससे हमारा ये नाम आ गया। मतलब मैंने स्ट्रीट और सिटी जो कि एड्रेस में देनी थी वो मैंने ऐसे दे दी। अब आते हैं एम्प्लॉय। सिमिलरली वी कैन प्रोवाइड पी स्कीमा और हियर आल्सो। तो पी कोलन क्या नाम है, नेम इक्वल टू से रमेश, ठीक है। अगर मैं ऑटो वायर नहीं करना चाहता, ऑटो वायर कर दूंगा तो आ ही जाएगा इसमें, क्योंकि ये ऑटो वायर का प्रोग्राम है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही रिफर करना चाहता हूँ, जैसे पहले करते थे हम लोग, रिफरेंस है ना, वैल्यू की जगह रिफरेंस लिखते थे, तो उसकी जगह बी कोलन ऑब्जेक्ट ओबी डैश REF लिखना होगा उसके लिए, इक्वल टू क्या नाम है इसका, एड्रेस, इसको रिफर करना। मतलब रेफरेंस टाइप के डेटा टाइप को अगर रिफर करना है तो उसको लिखने का तरीका है। और प्रॉपर्टी है तो सीधे पी कोलन प्रॉपर्टी का नाम लिख दो आप लोग, है ना। तो ये काम कर लेगा, इसी को बोलते हैं पी स्कीमा। डायरेक्ट ऐसा बीन को स्टार्ट किए फिर बीन क्लोज किए उसके अंदर प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं, आप सेम लाइन में उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं ये जो ऑटो वायरिंग वगैरह है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं ऑटो वायर नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वहां से काम कर रहा हूँ। सिर्फ चेंजेस कहाँ किए बेटा मैंने, स्प्रिंग में, और ये चूंकि ये काम किया है इसलिए ऑटो वायरिंग हटाना चाह रहा था मैं। ये उसके समान काम हो गया कि जो आप प्रॉपर्टी में रेफरेंस देते हो वो दिखाना था मुझे, अदरवाइज ऑटो वायर कर रहे हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं होगी, है ना। तो अब चला के देखिए इस प्रोग्राम को। प्रॉपर्टी सेट एड्रेस तो गई, एम्प्लॉय डॉट क्लास, ठीक है। ये इसमें दिक्कत कर रहा है, बी ऑब्जेक्ट रेफरेंस एड्रेस, एड्रेस
इमेज और ये आ गया। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को देने का तरीके पे क्वेश्चन मार्क है इसके, मैं देख लेता हूँ उसको। ऑटो वायर कर दिया मैंने फिलहाल, बाकी प्रॉपर्टीज आप इस तरीके से दे सकते हो, है ना। और अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रॉपर्टी आपको देनी है तो सी कोलन नेम, सी कोलन ये इस टाइप से आप लिखेंगे, ठीक है। तो वो सी स्कीमा हो जाएगा और ये पी स्कीमा। सी स्कीमा करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो लाइन है इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना और यहाँ पी की जगह सी लिख देना, तो सी स्कीमा हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम ये था पर्सन क्लाइंट और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये जो सी स्कीमा वाला जो काम है ये हमको यहाँ पे हमको सी कोलन लिखना है। सी कोलन क्या नाम है प्रॉपर्टी का, इसमें पर्सन आईडी पी आई डी एंड पी नेम। सी कोलन पी आई डी इक्वल टू से 102 और सी कोलन नेम है ना, ई नेम इक्वल टू कुछ तो भी रख देते हैं सुरेश। दैट्स इट। यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी सेट करनी है, क्योंकि इधर क्या है, इधर कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्वियसली पर्सन का कंस्ट्रक्टर ये पी आई डी और ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या हुआ? ऐड डिफाइन है, ऐड लिखा है क्या? इट इज अ पर्सन, राइट। वहां जो आपने मांगा है इसमें इसमें हमने पर्सन मांगा है। एम्बिग्विटी आ रही है इसमें।
दिक्कत क्या कर रहा है? सी कोलन पी आई डी, नाम गलत हो रहा है कि नेम सही तो है? पी आई डी नेम, कंस्ट्रक्टर मेरे पास एक ही है, तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलो अब इसको अगर आपको ये देना है इंडेक्स के हिसाब से, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग ऐसी दी जाती है अंडरस्कोर 0 और अंडरस्कोर 1, अगर ये प्रॉपर्टी नेम से नहीं दे रहा है तो 0th इंडेक्स पे आईडी चले जाए और सुरेश इस पे चले जाए। अभी नंबर फॉर्मेट है, हाँ हाँ पी आई डी इंट है ना, पर एक्सएमएल में आपने डबल कोट में लिखा तो वो फिर स्ट्रिंग आपने नहीं रहेगा। नहीं वैसे तो एक्सएमएल में देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सएमएल में डबल कोट में ही दिया जाता है। ये लिखा सही है, कंस्ट्रक्टर एडिशन, ओहो ये हाँ क्लास ही गलत तो अपन ने लिख दिया। ठीक है, नाउ इट वर्क। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये इसकी जरूरत तब है जब आपको एम्बिग्विटी आएगी, इंडेक्सिंग के हिसाब से देना है तो, है ना। अभी तो मेरे पास अगर एक ही कंस्ट्रक्टर है तो मैं यहाँ पे पी आई डी लिख सकता हूँ और ये पता है कि मुझे नेम है, समझा। एक ही कंस्ट्रक्टर है तो कोई इशू ही नहीं है, तो जो पहले नंबर पे उसको पहले नंबर पे दो, जो सेकंड नंबर पे उसको सेकंड नंबर पे दो, यानी उसका नाम ही दे दो, कहने का मतलब है, तो वो हो जाता है। और इंडेक्स अगर आपको देना है, कहीं एम्बिग्विटी आती है तो तब आपको देना होगा। प्रॉब्लम दूसरी थी बेटा, ये पर्सन नहीं लिखा था, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द वे टू राइट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी जो मैंने एड्रेस का बताया था ना एम्प्लॉय में, एड्रेस मैंने ऑटो वायर कर दिया था, ऑटो वायर ना करते हुए पी कोलन ऑब्जेक्ट का नाम है एड्रेस हाइफन रेफरेंस इक्वल टू एड्रेस। ये ऑब्जेक्ट का नाम देना है, यहाँ पे ओ बी लिखा था मैंने, ये ऑब्जेक्ट मतलब जो क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हियर दिस वन इज एड्रेस
और जो सेकंड वाला एड्रेस है ये जो रिफ़र कर रहे हैं हम लोग, इसको रिफ़र कर रहे हैं। तो अभी मैंने ऑटो वायर यहाँ से हटाया, देन इट शुड वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम सपोज कीजिए आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया ADDR। यार ये माउस बराबर काम नहीं कर रहा है, ADDR। तो आप क्या करेंगे कि XML में जाएंगे। अच्छा ये सब चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ADDR लिखना है, P:, कि ये प्रॉपर्टी का नाम है। प्रॉपर्टी का नाम बोले तो वहाँ जो लिखा हुआ है कहाँ पे, आपकी क्लास में, है ना। और वो रेफरेंस टाइप है तो उसमें डैश REF लिख देना, और फिर जिसको रिफर कर रहे हैं उसको लिख देना। ये वो तरीका है जो अपन लोग प्रॉपर्टी के अंदर रेफरेंस लिखते थे, उसका तरीका। अच्छा, सेटल मेथड इनवैलिड हो गई होगी उसकी वजह से यार। ये क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, सेट ADDR। ठीक है, ये तो ठीक है। गेट, वैसे गेट की हम यूज़ कर भी नहीं रहे थे तो चलता हो, लेकिन सेट में करना जरूरी था, बाकी ठीक है। यानी आप वहाँ पे अगर ADDR लिखते पहले तो उसके हिसाब से सेटर वैसी बनती ना, इसलिए उसने एरर प्रॉब्लम क्रिएट किया था। ठीक है, अदरवाइज तो ऑब्जेक्ट मतलब जो P:, ऑब्जेक्ट का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और इधर डैश REF लिख देना है। तो जिसको रिफर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ रिफर करते हैं वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चाहे लिस्ट को रिफर करना है तो लिस्ट में भी आप लिस्ट का जो नाम है P:, लिस्ट का नाम जो क्लास में लिखा है डैश REF लिखेंगे, और जो आपने बनाया होगा उसको रिफर कर देंगे, है ना। जो हमने अभी ग्लोबल लिस्ट बनाई थी वो ऑब्जेक्ट, हर किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा यूज करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी नाम डायरेक्टली और कोलन इक्वल टू इट्स वैल्यू डबल कोट में। ठीक है, तो इट इज अबाउट P स्कीमा और C स्कीमा। सिर्फ एक नया तरीका है, सिंगल लाइन में आपका काम हो जा रहा है और कुछ नहीं है। ऐसा ना लिखते हुए एक एक लाइन में काम हो जा रहा है आपका। और ये जनरली जो बिल्ट इन XMLs होती है उसमें ये सिंगल तरीका ही यूज करते हैं, सिंगल लाइन। तो अब ऐसा इतना सारा देखने के बाद हमको समझ में नहीं कि यार ये बोल क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ओके ये P:, लिखा है मतलब ये कोई तो भी प्रॉपर्टी है उसकी। C:, लिखा है मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी गई हुई है उसकी, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। ओके, यहाँ पे क्योंकि अब मुझे XML से छुटकारा पाना है तो यहाँ पे मैं एक चीज XML के साथ दिखा देता, बाकी फिर मैं उधर एनोटेशन के साथ अलग से दिखाई दूंगा, और वो है स्कोप।
स्कोप लिखने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कोप होते हैं ये कई टाइप के स्कोप होते हैं। स्कोप एडवांस जावा में जब J2EE पढ़ रहे थे तो आपको मैंने स्कोप रिजोल्यूशन की बात की है ना, वही चीजें है। तो यहाँ पे भी जो स्कोप होते हैं, रिक्वेस्ट एक स्कोप होता है, देन सेशन, देन एप्लीकेशन और एक होता है ग्लोबल सेशन। ठीक है, और इसके अलावा होते हैं सिंगल टर्म एंड प्रोटोटाइप। ये जो दो सेशन दो स्कोप है बीन के ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं तो ये तो हमारी वेब एप्लीकेशन के साथ मिल होते हैं। तो जब हम वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट सेशन और एप्लीकेशन यूज होंगे, जैसे हमने J2EE में देखा था, है ना। लेकिन जो ग्लोबल सेशन है ये पोर्ट्रेट एप्लीकेशन के साथ यूज होता है। पोर्ट्रेट एप्लीकेशन, पोर्ट्रेट एप्लीकेशन जानते हैं? पोर्ट्रेट एप्लीकेशन क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पोर्टल होता है ना। तो उसमें छोटे छोटे एप्लीकेशन अपने आप में, मतलब मिनी एप्लीकेशन एक बिग एप्लीकेशन का पार्ट रहती है, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा आपका वो है, क्या बोलना चाहिए, डैशबोर्ड है, उसमें एक छोटा सा पार्ट सिर्फ वेदर के लिए दिखा रहा है, वेदर एप्लीकेशन काम कर रही है उसमें। दूसरे पार्ट में शेयर मार्केट दिखा रहा है, तो शेयर मार्केट अपने आप में इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, वेदर फोरकास्टिंग अपने आप में इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, है ना। यानी एक एप्लीकेशन कई एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हो सकता है कोई एक ऐसा बंदा हो जो इन सब चीज़ों, उसने खुद की एप्लीकेशन बना रखी जिनको वेदर फोरकास्टिंग भी वो करता है और भी कुछ काम करता है ना। मतलब जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, पेमेंट गेटवे का एक एप्लीकेशन हो सकता है, वो उसका एक पोर्ट्रेट हो कि वो शेयर मार्केट भी देख रहा है, मौसम भी देख रहा है अपने सेम पोर्टल पे। तो ये एप्लीकेशन उसको पोर्ट्रेट एप्लीकेशन बोलते हैं। वो अलग अलग एप्लीकेशन उसमें इंटीग्रेट होती है और वो अपनी अपनी जगह पे दिखते रहती है और वो इंडिपेंडेंटली चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी एक ग्लोबल सेशन यूज होता है कि अगर किसी पोर्ट्रेट में कोई डेटा सेशन में सेट किया तो दूसरा एप्लीकेशन उस डेटा को एक्सेस कर सके, तो उसके लिए से ग्लोबल सेशन। तो ग्लोबल सेशन ये नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जाता, ये पोर्ट्रेट टाइप की एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी वेब एप्लीकेशन ही होती है लेकिन इस टाइप की होती है, वहां पे चंक्स में एप्लीकेशन काम कर रही होती है डिफरेंट डिफरेंट। यू गेटिंग माय पॉइंट। और अब बात करते हैं, कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि हमको काम अभी फिलहाल करना है सिंगलटन प्रोटोटाइप में, ठीक है। सिंगलटन क्या बोलता है कि जो हमारा आईओसी कंटेनर है, आईओसी कंटेनर है, इसको जब भी हम किसी क्लास का किसी बीन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोलते हैं और जितने बार भी बनाने के लिए बोलते हैं, जैसे एक स्टूडेंट बीन है तो ये स्टूडेंट बीन का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है बाय डिफॉल्ट। एम्प्लॉय बीन है तो एम्प्लॉय बीन का एक बना लेगा, कस्टमर बीन है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेगा,
ठीक है, तो जितनी बीन्स होती है सबका एक एक ऑब्जेक्ट ये बना के रखता है बाय डिफॉल्ट आईओसी कंटेनर। और उस ऑब्जेक्ट को भला ही आप एक से ज्यादा बार बना रहे हैं, जितने बार भी आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की भी जरूरत पड़ रही है, तो वो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, इसी ऑब्जेक्ट को आपको असाइन कर देता है। दैट इज कॉल्ड द सिंगलटन। एक ही ऑब्जेक्ट बना रहा है और एक ही ऑब्जेक्ट से काम कर रहा है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जितने बार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। दैट इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आईओसी कंटेनर प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ सिंगलटन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट स्कोप। ठीक है, जो स्कोप होता है वो सिंगलटन टाइप का ही होता है, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा डिजाइन पैटर्न भी है जिसको बोलते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि डिजाइन पैटर्न पढ़िएगा, तो उसमें आप एक देखेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ठीक है, तो सिंगलटन का मेन काम यह है बेटा कि ऐसे रिसोर्सेस जो कि कॉमन यूज में है, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ना बनाए। मतलब सपोज करो कि सौम्य ने कुछ काम किया, तो उस काम को उसने कुछ लेवल तक आगे बढ़ा दिया, है ना, और हमने आपको कलेक्टिवली वो एक काम दिया हुआ है, सबको मिलके करना है। तो सौम्य ने बोला कि मैंने इस काम को 0 लेवल से 5th लेवल तक पहुंचा दिया। उसके बाद उसने हैंड ओवर किया अपना काम इसको शिवम को, तो शिवम अब उसको 5वें नंबर के ऊपर लेके जाएगा, वो खुद से फिर 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर सिनारियो है एप्लीकेशन में कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो रिसोर्स है वो कॉमन है, रिसोर्स इज कॉमन। ठीक है, तो हम लोग सिंगलटन को प्रीफर करते हैं। अदरवाइज क्या होता, जब ये काम करना चालू करता तो इसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता तो इसके पास कोई डाटा ही नहीं होता, क्योंकि वो डाटा तो सौम्य का अपना है। सौम्य के ऑब्जेक्ट ने जितना भी 5 नंबर 0 to 5 वर्क किया है, वो 0 to 5 का को कंटेंट किसने करके रखा है, सौम्य ने। वो इसको क्यों देता, इस ऑब्जेक्ट को क्यों देता, वो रिसोर्स है ना, वो बोलता वो मेरा है। तो लेकिन हमने क्या बोला है कि काम एक ही है, आपको मिलके करना है बारी बारी से। वो एक रेस होती है ना, आपने देखा होगा, दौड़ते हैं तो एक डंडा लेके दौड़ते हैं, तो एक आधा चलता है, फिर वो दूसरे को देता है, फिर वो दूसरा दौड़ना चालू करता है। तो मतलब कॉमन किसी कोई एक नहीं हारता, हारते हैं तो दोनों हारते हैं, जीतते हैं तो दोनों जीतते हैं। क्या रिले रेस बोलते हैं उसको। हाँ, तो उस टाइप का था कि रिसोर्स एक है, मतलब कंप्लीट रेस दोनों को मिलके कंप्लीट करनी है, किसी एक के लिए नहीं, और अलग अलग दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए हो गया प्रोटोटाइप, है ना, कि सब अपना अपना दौड़ रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक सिंगल पर्सन, तो वो हो गया प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, देखो सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनने से फायदे क्या होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, आपका एक ही मेमोरी यानी स्पेस मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करता है। प्रोटोटाइप में जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो मेमोरी कम लगती है सिंगलटन में। और दूसरा, अगर कॉमन रिसोर्सेज जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट को वो रिसोर्स को दोबारा एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कुछ सर्विसेज होती है एप्लीकेशन में, अब मान के चलो कि हमारी एप्लीकेशन चालू हुई और एप्लीकेशन चालू होते ही मैं डाटाबेस को कनेक्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो एप्लीकेशन चालू की होगी, डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है, मतलब कनेक्शन मिल चुका है। ठीक है, हर आदमी दोबारा डाटाबेस कनेक्ट करे क्यों, आगे काम करो ना भैया। एक को डाटा इंसर्ट करना था, दूसरे को अपडेट करना था, तो भैया उसने इंसर्ट वाले ने इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि वो पहला पर्सन था तो उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, सर्विस ले ली, कनेक्शन पैच कर दिया, अब आप आगे काम कर लो, आप उसी कनेक्शन को यूज करके अपडेट कर लो अपने डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगलटन यूज करना चाहेंगे, लेकिन प्रोटोटाइप कब यूज करेंगे, ये मैं थोड़ी सी यूज केसेस बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कब क्या यूज करना चाहिए। अदरवाइज
इन सिंपल वे तो यह है कि सिंगलटन एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है, प्रोटोटाइप डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे एड टू कार्ट, तो वहां सिंगलटन काम करेगा क्या? अरे भैया उसने अपने लिए सामान खरीदा है, वो सामान के बिल तुमको थोड़ी देना पड़ेगा, तुम अपना सामान खरीदो, अपना सामान का बिल दो। उसने अपना सामान खरीदा, पता चला कि सौम्या ने 2 एड टू कार्ट किया है, उसके बाद में इसने 3 किया और पता चल रहा है कि इसको 5 का बिल देना पड़ रहा है बिना कुछ खरीदे। क्यों? क्योंकि वो कैरी हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है। तो सिंगलटन यहाँ यूज नहीं करनी, यहाँ प्रोटोटाइप यूज करेंगे, सबका अपना, है ना। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशन होंगी जहां पे हमें रिसोर्स शेयर नहीं करने हैं, तो हम लोग उसको प्रोटोटाइप यूज करेंगे। हमारा रिसोर्स हमारा, रिसोर्स शेयर नहीं करना है, राइट। अभी जैसे ये जो रिसोर्स है, तो लैब जहां तक है, लैब का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सिंगलटन बनेगा, है ना। सबसे पहले मान के चलो अमन आयान आया, उसने लाइट्स ऑन कर दी, कि हर कोई आके लाइट बंद करके फिर से ऑन करेगा, मेरा टर्न है लाइट ऑन करने, कर दिया ना, कर दी। अब आप उसके बाद का काम चालू करो, लाइट ऑन हो चुके, ठीक है। तो ये कॉमन रिसोर्स है, तो एक ऑब्जेक्ट ने भी कुछ एक्शन लिया है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन चीजों को जो समझना होता है वो प्रोटोटाइप है। ऐसा नहीं कि आया ने ये टॉपिक समझ लिया तो अब उसके बाद में वो समझने की जरूरत है। सिक्योरिटी यूज केस समझा, और ये समझा कि कब हमको डिसीजन लेना चाहिए। ऑलवेज यू शुड प्रीफर कि अच्छा, सिंगलटन बहुत लेमन तरीके से बताओ कैसे बनता है। तो सिंगलटन जो क्लासेस या ये होती है जिसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट, तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशली मेथड्स, मोस्टली दे यूजेस स्टैटिक प्रॉपर्टीज, स्टैटिक मेथड्स। और उसमें ना उन लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कर देते हैं प्राइवेट। इट मीन्स नो वन कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, आप बाहर से उसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर बाहर से कॉल हो नहीं सकता। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का ये यूज है। इफ समवन आस्क यू कि व्हाई वी क्रिएट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, है ना, तो फॉर मेकिंग आवर एप्लीकेशन सिंगल बनाना। तो क्या होगा, आप कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट आप क्लास के बाहर जाके बना नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉल प्राइवेट होने की वजह से क्लास के बाहर से कॉल हो नहीं सकता कंस्ट्रक्टर, मतलब ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो अब वहां की प्रॉपर्टी है, मेथड से एक्सेस करना है, कैसे करना है, तो ऑल मेथड टू बी स्टैटिक। डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल करो, उसने एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया कि वो ऑब्जेक्ट क्लास लोड हो गया। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सिंगलटन। अगर आप अपनी कोर जावा के नॉलेज को सिंगलटन बनाना चाहे, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कोई बना ही नहीं सकता उसका नया ऑब्जेक्ट। तो हमारा आईओसी कंटेनर बाय डिफॉल्ट सिंगलटन स्कोप मेंटेन करता है बाय डिफॉल्ट। मैं उसको दिखा देता हूं आपको। तो मैं कहाँ लिख रहा था, जैसे ये एम्प्लॉई है, इसमें हमको लिखना है स्कोप। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो सिंगलटन है ये बाय डिफॉल्ट है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ दिखाता हूं कि जैसे ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना दिए, ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है एम्प्लॉय का, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, है ना। और मैं इसका आपको सेम है या नहीं है ये दिखाने के लिए इसका हैश कोड प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये आपको सिंगलटन
होना चाहिए। देख रहे ऑब्जेक्ट दो बने फिर भी हैश कोड सेम है, मतलब कि एक्चुअली उसने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे को असाइन किया है। इट इज अ सिंगल कोड। अब मैं सिंपल जाके अपनी स्प्रिंग में प्रोटोटाइप के लिए आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा उसको, स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप। टाइप का टी छोटा है बड़ा है, देखिए हेल्प नहीं देने से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग बने, है ना। तो सिंगल रन प्रोटोटाइप दिखाना सिर्फ इतना ही है कि देखो हर आप जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके बाद नया ऑब्जेक्ट असाइन करेगा। मतलब अभी यहाँ सब लोग अभी अपने अपने ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 11 ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया है तो वो सभी के लिए होगा, ठीक है। ठीक है, आई एम ए कॉमन रिसोर्स फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यू आर नॉट द कॉमन, आप अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा ये बोलता है। तो ये मैं इसको अभी इसलिए दिखा दिया क्या, ताकि मैं ये यहीं पे दिखा दूं कि अगर आप एक्सएमएल यूज करते हो तो एक्सएमएल में स्कोप कैसे दिया जाता है। तो एक्सएमएल में ऑटो वायर कैसे किया जाता है ये हमने देख लिया, एक्सएमएल में स्कोप देख लिया, एक्सएमएल में पी स्कीमा सी स्कीमा देख लिया, और कुछ देखा क्या हमने एक्सएमएल में, कोई प्रॉपर्टी देखी और लाइफ साइकिल मेथड देखा एक्सएमएल में, है ना। इनिट और डिस्ट्रॉय एक्सएमएल में लिख के भी देख लिया। मतलब लाइफ साइकिल मेथड को एक्सएमएल के थ्रू एक्सेस करना है तो वो भी देख लिया, वो लाइफ साइकिल में दिख जाएगा आपको। और कुछ देखा था बस, ठीक है। प्रॉपर्टीज एक्सेस करना तो आता ही है, ओके, इट्स ऑल। अब हम लोग मूव करते हैं बेटा टूवर्ड्स, हम मतलब इसका साथ छोड़ते हैं एक्सएमएल का और अपनी एप्लीकेशन को टोटली जावा बेस्ड एनोटेशन बेस्ड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी तरीका, ऑफकोर्स ये पुराना तरीका है लेकिन ये अभी तक चल रहा है। एनोटेशन नया तरीका है और लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोग इस तरीके को यूज़ नहीं करते। ये डिप्रिकेटेड नहीं है, ये भी वर्किंग है वो भी वर्किंग है, ठीक है। दोनों मिला के भी वर्किंग है, ठीक है। तो हम लोग, अब मैं एक क्लास बनाता हूँ से कस्टमर और इसको मैं दे देता हूँ day3 डॉट स्टेरियो टाइप। मैं अब कोई नई चीज़ नहीं सिखाने जा रहा हूँ, सेम चीज़ बात होगी बस एनोटेशन बेस्ड, ठीक है। स्टोरियो टाइप, तो कस्टमर है,
प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, सेटर गेटर कर देते इसको, टू स्ट्रिंग कर देता हूँ। कस्टमर फिनिश, ये XML अभी के लिए डाल रहा हूँ, अभी डिलीट मारूंगा इसको। और कुछ फिलहाल लेते हैं, ठीक है। अभी तक जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बिन बनाता, एक उसकी आईडी लिखता और उसका एक क्लास लिख लेता। और क्लास में मैं लिखता ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन है आपका, कस्टमर, ठीक है। और या तो पी स्कीमा लगा देता मैं, या तो फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाल देता। दैट्स इट। और टेस्ट कस्टमर में मैं यहाँ पे मेन मेथड बनाता और क्या करता, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, एकदम फ्रेश एप्लीकेशन को मैं कन्वर्ट करता हूँ। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ETS इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, यहाँ पे मैं दे देता अपनी स्ट्रिंग XML, और CTX से गेट बिन कॉल करता, यहाँ पे देता कस्ट और यहाँ देता कस्टमर डॉट क्लास। ठीक है, ये अब हमको सबको पता है, सब हटा देता हूँ। अब
धीरे धीरे बेटा हमको हटना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग हटाते हैं इसको, बिन को, ठीक है। एकदम से एक्सएमएल नहीं हटता, पहले हमने बिन अब इसमें देते ही नहीं। अब बिन नहीं देंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी कि भैया आईडी क्या है हमको नहीं पता, कौन सी बिन है ये नहीं पता, है ना, और उसके अंदर की प्रॉपर्टी क्या है ये नहीं पता, ठीक है। क्लियर है ना, मतलब प्रॉपर्टी 1 रखूँ या 10 रखूँ, 10 रखता टाइम वेस्ट होता लिखने में, आप समझ रहे हो, आता है आपको बाकी का। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हमको नहीं पता कि भैया इसका रेफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट किस बेस पे है। जैसे कस्ट का यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो कैसे मेरे को मिलेगा। देन पहली बात तो ये क्लास मेरी बीन है, ये कैसे पता चलेगा। और दूसरा उसके अंदर की प्रॉपर्टी जो गणेश आ रहा है वो कैसे आएगा, क्योंकि ये तो मैं अगर बीन हटा रहा हूँ तो बीन यहाँ से चालू होकर यहाँ ख़त्म होती है, तो प्रॉपर्टी तो उसके अंदर ही है, तो ये सब एक साथ चले जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए मैं एक एनोटेशन दूंगा यहाँ पे, बीन हटा, और उस एनोटेशन का नाम है कंपोनेंट। अभी जो कंपोनेंट एनोटेशन है बेटा, देख सकते हैं आप लोग, स्टेरियोटाइप दिया हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको लिखा स्टेरियोटाइप, ठीक है। तो स्पेलिंग गलत हो गई है, हाँ। तो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट अपने आप में बता रहा है कि ये एक बीन है, ठीक है। चलो भाई, अगर आपने बीन बना दी तो बीन बना दी, तो हम लोग सबसे पहले अब बीन है, अब बीन है तो जैसे यहाँ पे हमको ये समझ में आता था कि ये कस्ट इसकी आईडी है, उसको मैंने यहाँ लिखा। अब मैं यहाँ लिखूँ क्या, तो आपको बता दूं कि ये जो बिन बनती है ना, इसका डिफ़ॉल्ट ये केमल केस ऑटोमेटिक स्प्रिंग बूट समझता है। मतलब कस्टमर है, तो मैंने आपको नहीं बताया था कल कि मैं जैसे ये कस्टमर है, तो इसका मैं जैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नीचे वाला जो आता है ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ के चलता है कि वही उसका नाम है। यानी सोचो, हर चीज़ के कोई मतलब होते हैं, अगर ये दे रहा है तो ऐसे नहीं कि ये बीन समझता है कि ये एक्चुअल में इसका नाम है, ठीक है। हाँ बोलो। जैसे तुम्हारी इच्छा, हाँ। तो रात को आए तो वो कुछ बना बना देगी ना। ठीक है ना। तो अब यहाँ से बिन तो हट गई, तो ना ये इसका जो ऑब्जेक्ट है, आगे सॉरी, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये इसका, इसी को कंसीडर करेगा यहाँ पे, प्रोवाइडेड सी स्पॉन हो जाएगा। एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है। बाकी कस्टमर क्लास मेरी बिन है, ये मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। ओके, लेकिन अभी भी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसको बिन मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल दिया हुआ है, इसको अभी बिन नहीं मिलेगी। देखो प्रॉब्लम देख लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, नो सच बिन डेफिनेशन एक्सेप्शन, ये कस्टमर नाम की बिन उसको दिख नहीं रही है, जबकि मैं जान रहा हूँ कि नाम तो वही है ना। रीज़न क्या है बेटा, कि जो बिन जहाँ होती है कंपोनेंट, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंट स्कैन कंटेक्स्ट की, तो वो एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये बिन ढूंढनी किधर है, ठीक है। तो उसमें बेस पैकेज होता है, उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा,
कंटेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। एक कंटेक्स्ट बना लो, कंटेक्स्ट 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 context component scan package base package equal to component context component scan, सही लिखा मैंने, बेस पैकेज इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो बेस पैकेज इक्वल टू में हमको इसका पैकेज देना पड़ेगा, ये जो भी है जहाँ पे भी वो रखा है, बेस पैकेज, इतना काम करना है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर XML में से एक हटाए दूसरी चीज ला दी है। डोंट वरी, इसको भी हटाएंगे। बट मैंने बोला कि अगर पार्शियल XML और पार्शियल वाले काम करने, मैंने बिन हटा दिया यहाँ से, तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो कंपोनेंट स्कैन मैन को यहाँ देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब क्या मेरा ये काम करेगा, देखते हैं। यस, इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट, मतलब इसको बिन तो मिल गई और बिन का ऑब्जेक्ट भी मिल गया, बट व्हाट अबाउट नेम, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के लिए फिर हमारे पास एनोटेशन आता है, एनोटेट वैल्यू, और यहाँ पे आप दे सकते हैं इसकी वैल्यू, क्या देते हैं, वहाँ गणेश दिया था ना, मनीष दे देते। तो जितनी, क्योंकि बिन के अंदर ही तो है प्रॉपर्टी, तो हम उसके ऊपर @ वैल्यू लगा के उसकी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स चेक अगेन, ठीक है, वो वैल्यू भी इंजेक्ट हो गई, ओके। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू जो भी रहेगा, आईडी रहेगा तो आईडी दे देना, उसके ऊपर @ वैल्यू लगा के तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए मुझे कोई कलेक्शन इसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, प्राइवेट लिस्ट
लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग से इसने आइटम खरीदा हुआ है, आइटम्स। कस्टमर तो कुछ खरीदेगा ना, क्या क्या परचेस किया है वो अगर हमको करना है तो मेक इट्स सेटर गेटर। तो स्टिल फिर से बना देते हैं। ठीक है, इसका डेटा कैसे जाएगा? ऑफ कोर्स @ वैल्यू तो लगेगा। ठीक है, अभी एक आधी ग्लोबल लिस्ट का बेनिफिट ये भी एक होता है कि अगर आपके XML में कोई लिस्ट पड़ी है तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ XML। तो उसके लिए यूटिल भी चाहिए होगा, राइट? यूटिल ये सब करके देख रहे हो नहीं देख रहे आप लोग? util colon list, then class equal to java dot util dot array list या linked list ले लो, array list and its id or name item, या item कर दो। क्या क्या खरीदा इसने? सोप खरीदा, प्राइस खरीदा, ठीक है, और एक डिओ खरीदा। ठीक है, चलो उसको भी खरीदिए, एक लिस्ट बना दी। सेट लिस्ट, लिस्ट क्लास करना था ना, क्लास नहीं, लिस्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे उस लिस्ट को एक्सेस करनी है इस आइटम में डायरेक्टली, तो मैं रेफरेंस टाइप का मतलब हैशटैग लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर
इस लिस्ट का आईडी पास कर दूंगा। दैट्स इट। तो रेफरेंस टाइप का डेटा हम लोग ऐसा हैश टैग से उठा देते हैं, कहीं से रिफर करना, ठीक है। इसने एक्सएमएल से लिस्ट उठा ली और बिन में डाल दी, राइट। तो इस तरीके से हमारी बिन खत्म हो गई। नहीं, बिन खत्म हो गई, एक्सएमएल खत्म नहीं हुआ है। अब मैं एक्सएमएल को भी खत्म करता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं रहने देता हूँ, स्टेरियोटाइप, और स्टेरियोटाइप मैं इसको क्या नाम देता हूँ, फाइनल। एंड लिखो हाँ, एंड लिखो एंड एंड लिखो ऐसा। कुछ भी फाइनल में कोई दिक्कत आ रही थी? कीवर्ड है। हाँ, वेरी गुड। अब मैं इसमें कंप्लीटली एक्सएमएल हटाने जा रहा हूँ। टेस्ट पर्सन, अब आप लोग सोचिए कि अब मुझे एक्सएमएल यूज नहीं करना है, क्योंकि एक्सएमएल फाइल रहेगी ही नहीं। तो मुझे ये चाहिए क्या, पॉसिबल नहीं। मतलब ये क्या है, इम्प्लीमेंटेड क्लास है ना, तो ये मुझे नहीं चाहिए होगी। ये जो काम है इसमें, ये मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, कंप्लीटली एनोटेशन बेस्ड। तो एक मेरे पास क्लास थी, याद आ रहा है, एनोटेशन config application context। अब
ये ऑब्जेक्ट काम करेगा इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि अब एक्सएमएल है ही नहीं, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्लास पाथ एक्सएमएल। अगर ऐसी एक्सएमएल जो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है, अगर उसको यूज़ कर रहे हो आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो वो यूज़ होगा। लेकिन अब तो हम एक्सएमएल हटाने जा रहे हैं, तो अब वो यूज़ कर नहीं सकते, तो ये वो क्या बोलना चाहिए, उसकी जो कॉन्क्रीट क्लास है वो भी हम वो यूज़ नहीं कर सकते। अब हम लोग एनोटेशन बेस्ड क्लास को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इसका एनोटेशन कॉन्फ़िग याद करो। मैंने डे 1 को आपको बताया था 3 क्लासेस होती है ना, क्लास पाथ एक्सएमएल और एक फाइल सिस्टम एक्सएमएल। तो फाइल सिस्टम मतलब प्रोजेक्ट के बाहर कोई फाइल रखी है तो, और तीसरा था एनोटेशन, अगर मैं टोटली एनोटेशन पे काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये लगेगा, लेफ्ट साइड का पार्ट आप सेम रख सकते हो। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ तो हम लोग पहले इसमें क्लास पाथ एक्सएमएल में तो बता देते थे, यहाँ पे डबल कोट के अंदर देखे कि यहाँ इसको रिफर करना है आपको, जो भी बिन बिन निकालने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक्सएमएल से। लेकिन अभी ये इंफॉर्मेशन किधर से उठाएगा, एनोटेशन की, है ना। तो एक्सएमएल का बिन का नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्सएमएल का रिप्लेसमेंट एक और क्लास होगी, तो हमको बनाना पड़ेगा। एक्सएमएल हटी यहां से, है ना, एक्सएमएल हटी, तो एक्सएमएल का रिप्लेसमेंट आएगा एक जावा की क्लास। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं। तो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि वी रिक्वायर व्हाट, जावा क्लास, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि नाम कुछ भी दे सकते हो आप इसका, माई कॉन्फ़िग दे देता हूँ। कॉन्फ़िग इसलिए लिख रहा हूँ मुझे कॉन्फ़िगर करने वाला है, इसलिए फिनिश। अब इस पे माई कॉन्फ़िग लिख देने से कॉन्फ़िगरेशन क्लास नहीं हुई है। इसके ऊपर एक एनोटेशन आएगा, कॉन्फ़िगरेशन, इससे ये समझेगा कि ओ एक्सएमएल तो नहीं है भाई, ये है वो क्लास। और इससे जब वो समझेगा तो हमें यहाँ पे डबल कोट में इसका नाम देना पड़ेगा, माय कॉन्फ़िग। माय कॉन्फ़िग डबल कोट में लिखना है ना, हाँ लिखना पड़ेगा माय कॉन्फ़िग। ओके, देखते हैं। ये हुआ एक प्रकार से उसका रिप्लेसमेंट। एक्सएमएल का नाम जाता था, अब यहाँ पे वो कॉन्फ़िग जो भी आपने बनाया उसका पद लेगा, है ना। ठीक है भाई। अब जब एक्सएमएल बनती थी बेटा, तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग ने इसको बोला कि जो मेरी बिन है, बिन पहले हटी, जैसी हटी तो हमने उसको बताया कि कंपोनेंट बनाया हमने, यानी बिन के ऊपर कंपोनेंट लगाया। तो उसको फिर बताया कि कंपोनेंट को स्कैन किधर करना है ना। तो वो कहाँ बताया हमने, एक्सएमएल के अंदर बता दिया। अब अभी भी तो मुझे कंपोनेंट को स्कैन करना है, तो वो भी अब ये इसी इसके अंदर बनेगा, एनोटेशन कंपोनेंट स्कैन, इसका एक एनोटेशन होगा। और इसमें आपको देना है बेस पैकेजेस, और यहाँ पे मल्टीपल
क्या है बेस पैकेज बेटा? इसी पैकेज के अंदर है। मेरी कंपोनेंट क्लास भी इसी पैकेज के अंदर, सेम पैकेज में रखे हैं हमने अभी, तो यही है। अब मैं या तो यह है मेरी कंपोनेंट क्लास यानी बी, है ना। यही है। तो ये कंपोनेंट स्कैन कहाँ से करेगा, तो हमने इसको बता दिया। देखो यही पैकेज मैंने दिया है, क्योंकि पैकेज सेम है इसलिए मैंने ऊपर से उठा लिया था। यहीं पे रखिए। डन। इतना किया मैंने। अब देखते हैं हम लोग कि क्या ये ऑब्जेक्ट बना पाएगा। तो ctx डॉट गेट बिन, बाकी काम वही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पर्सन विथ स्मॉल p। परफेक्ट। कोई स्ट्रिंग बना देता हूँ। देखते हैं ऑब्जेक्ट बना रहे थे। यहाँ सब कुछ है सिवाय एक्सएमएल के। नो बीन, ये इसमें, हाँ ये यहाँ पे नहीं देना भी तो डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास आएगी। नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं। नो बीन नेम्ड पर्सन इज डिफाइंड। मतलब एक जो फाइनल तरीका है उससे तो हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि इंटरमीडिएट स्टेप्स आपको दिखाओ।
चलो मैं इसके ऊपर की एक स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ। नहीं, अगर मैं वो कर दूंगा तो फिर कंपोनेंट का मतलब क्या रहेगा। अभी मैं इसके साथ ही दिखाना चाहूँगा पहले एक बार, फिर उस स्टेप पे आगे बढ़ूंगा। कंपोनेंट को पर्सन नहीं मिल रहा है, शायद ऐसे लिखा ही नहीं जाता वो माय कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। मैं वही सोच रहा था कि वो डबल कोट देना है नहीं देना। ओके, नाउ इट विल वर्क। डायरेक्ट क्लास का नाम लिखते हैं। मैं वही सोचा तो रीड कैसे कर रहा होगा, मतलब आ तो रहा था थॉट। ठीक है, इट वर्क्स। क्योंकि सेम जगह पे है तो आपको फुल्ली क्वालिफाइड नेम देने की जरूरत भी नहीं है, और काम तो कर लिया इसने, मतलब पर्सन का ऑब्जेक्ट तो मिल गया। व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी, तो ऑफकोर्स वो तो आपको पता ही है ना, कि प्रॉपर्टी एनोटेशन वैल्यू से मिल जाएगी। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करते हैं ना हम लोग। यानी ये तो काम हो गया अपना, डाटा भी मिल रहा है और ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। मतलब बिन रिप्लेस कंपोनेंट स्कैन करने के लिए जो जरूरत पड़ रही थी एक्सएमएल की, उसकी भी जरूरत खत्म कर दी हमने। यहीं पे एनोटेशन देके कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पर्सन जो है उसका एक क्लास बना देते हैं। क्लास बनाओ, बना देते हैं। तो एड्रेस क्या है बेटा, ये भी अपने आप में बिन है ना। इसका मतलब इस पे भी कंपोनेंट जाएगा। तो जितनी बिन रहेगी सब पे कंपोनेंट जाएगा। ये एक चीज होगी। हाउस नंबर, private string, what we can say, street, कई चीज छोड़ देता है। प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी,
ठीक है, ऑटो वायर। क्या ये काम करेगा? लेट्स चेक। समझा बेटा पूर्वा? ऑटो वायर सीखा ही था अपन ने। अब वो भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को यानी उस बीन को हम इस बीन में ऑटो वायर कर रहे हैं। तो देखो कैसे दुनिया चेंज हो रही है प्रोग्रामिंग की, कहने का मतलब है एक आदत थी आपकी, इसलिए मैं मालूम है बहुत एक एक चीज आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसको अभी एंड लेवल पे पहुंचा देता था, मैटर ही खत्म हो जाता, लेकिन अभी मैं एंड लेवल पे नहीं हूँ, मैं अभी थोड़ा सा बीच में हूँ, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूंगा मैं इसमें। लेकिन देख सकते हैं कि ये एक तरीका है। टोटल एक्सएमएल बाहर हो चुकी है, मैं मल्टीपल क्लासेस को इंजेक्ट कर पा रहा हूँ, मतलब कि डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर पा रहा हूँ, उनकी वैल्यूज इंजेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर देते हैं, मतलब जो मोस्टली यूज होता है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज ये बता देता हूँ कि यहाँ तो आपने मतलब बीच में ही बोल देता हूँ, यहाँ पर्सन लिख दिया से मेरे को ये रखना था PER, तो ऑफकोर्स अभी तो मुझे एरर दे देगा क्योंकि वो पहचानते ही पर्सन को है, जबकि पर्सन कहीं लिखा नहीं है। लेकिन आप चाहे तो वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो कंपोनेंट लिखा है ना, इसमें आप डबल कोट में PER, ये समझ जाए कि ओके पर्सन का PER नाम का रेफरेंस होगा। नहीं नहीं, ये मालूम है, ये इतनी छोटी छोटी चीजें समझाने में ना मेरे को खुद को भी कंफ्यूजन रहता है, कब किसको बोलूं कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। तरीका वो भी है, कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है कि बच्चों को पता तो हो कि ऐसा भी होता है ना। तो ये जो लालच है मेरा कि आप तक वो चीज पहुंचनी चाहिए, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी मैं प्रोग्राम को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर दिया। मतलब आप लोग सोचते होंगे कि यार पहले क्या किए थे सर ने तो थोड़ा सा नोट किया करो बेटा आप लोग, है ना, क्योंकि अब मुझे भी त्रास आता है ना इसी इतने बड़े प्रोग्राम को सिर्फ इतनी चीजें बताने के लिए फिर रिपीट मारो, तो मैं उसी में बता देता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है वी कैन डू दिस आल्सो, ये ऐसा थोड़ा लिख लो अपने इस पे, अपने लेवल पे, है ना। ठीक है बेटा, ये हो गया। सो नाउ माय प्रोग्राम इज कंप्लीटली वर्किंग एंड यू कैन सी कि मेरे पास कोई XML फाइल नहीं है, लेकिन दो मेरे पास में एड्रेस और पर्सन नाम की बिन है, और कन्फिग का नॉलेज देने के लिए माई कन्फिग मेरी खुद की बिल्ट इन क्लास है, जिसके ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन नाम का एनोटेशन लगा के बता दिया है कि भैया ये है, यहाँ से तुम देखो। देखिए मैं दिखा के आ रहा हूँ अभी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, खाली सी क्लास है। तो कायदा ये बोलता है कि भैया जो बिन XML के अंदर बनती थी वैसी बिन आप इधर भी बना सकते हो। यस, तो यहाँ एक मेथड बनेगी, मेथड के फॉर्मेट में पब्लिक, पहली पर्सन है हमारे पास में, तो नेम ऑफ द क्लास बिन क्लास, तो हमारा रिटर्न टाइप होना चाहिए पर्सन, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना है। ठीक है, नाम मर्जी चाहे जो दे दो आप, गेट पर्सन, नाम से लेना देना नहीं है,
हमारा मोटिव है कि एक मेथड बना रहे हैं हम लोग, पब्लिक टाइप की होगी, और वो मेथड पर्सन रिटर्न करेगी। रिटर्न न्यू person and simply write one annotation over here, that is bin. तो ये बिन बन गई, ये आपको पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब जैसे ही ये बिन बना दी है, फिर से लिखने की जरूरत पड़ी ना, जैसे ही ये बिन बना दी तो आपको बताए ये पर्सन के ऊपर ये कंपोनेंट अब लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट हटाया और उसके अंदर मैंने पर लिखा हुआ था, एक मिनट पहले से कंट्रोल जेड कर देता, इसको मैं हटाने के बदले कमेंट कर देता। ठीक है, वाई? बिकॉज वी हैव रिटन बीन डायरेक्टली ओवर देयर इन कॉन्फिग फाइल, है ना। तो अगर इतना लिखा हुआ है तो यहाँ पे अभी पर कहाँ से आएगा? तो पर कहीं से नहीं आता, नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे हमको जो मेथड का नाम है ना, गेट पर्सन, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने हालांकि एक का बिन बनाया और एक को कंपोनेंट रखा है, लेट्स सी कोई दिक्कत तो नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, इट वर्क्स। क्या किया मैंने? एक बिन बना दिया एंड आई एम रिटर्निंग वन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके। अब ये मेथड का नाम ही लिखना है, जरूरी नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे जो नेम है आप दे सकते हैं, इट इज अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं नेम इक्वल टू पर्सन, कर्ली ब्रेसेस में दे दो, पर्सन और दे देते हैं नाम पर्सन, पर लिखो या पर्सन लिखो, या सन लिखो, ये सभी के लिए काम करेगा। मतलब यू कैन प्रोवाइड ऑल दीज एज ए रेफरेंस, वेयर? हियर। देखिए मैं इसको पर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पे नाम दे दिया है बिन में कि पर एक्सेप्ट कर लो भाई, तो अब करना चाहिए इसमें एक्सेप्ट किया। अब मैं बोलूँ कि चल पर्सन कर ले, तो भी किया। अब बोलूँ मैं सन कर ले, तो भी किया। ठीक है,
तो you can provide such type of multiple references of this particular bin. अब मेरे पास में एड्रेस नाम की भी बीन है, तो आई जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एड्रेस, गेट एड्रेस, रिटर्न न्यू एड्रेस, एनोटेशन, जितनी बीन है उतने बीन यहाँ पे आप इस टाइप से बना सकते हो। और मेथड का एक ही मोटिव है उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना, तो रिटर्न टाइप वही क्लास का नाम रहेगा, है ना, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। आपने देखा मैंने पर्सन का कंपोनेंट हटा चुका हूं, इसका मतलब है मुझे एड्रेस का भी कंपोनेंट हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं, बिन बना दी। और जब ये भी हट गया है तो भाई फिर कंपोनेंट स्कैन करवा क्यों रहे हो, ये भी हट जाएगा। कंपोनेंट था तो स्कैन करवा रहे थे, अब कंपोनेंट नहीं है, जो कुछ है इधर ही है ना। समझ रहे बेटा, क्या नाम है, फाल्गुन। कंपोनेंट था इसलिए कंपोनेंट स्कैन था, अब कंपोनेंट ही नहीं है तो कंपोनेंट स्कैन की क्या जरूरत है। तो अकेले कॉन्फ़िगरेशन से काम हो जाएगा। अब देखते हैं, मैंने ऑटो वायर कर रखा है पर्सन में, तो क्या ये अपने आप ले रहा है या आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। तो टेस्ट पर्सन को चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज सिंपल एज दिस। तो या तो आप, अच्छा मैं कुछ बता रहा था, स्कोप वगैरह अगर आपको एनोटेशन के थ्रू स्कोप देना है ना तो यहाँ पे दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है कि सिंगलटन होता है। यू कैन प्रोवाइड प्रोटोटाइप लाइक दिस, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, स्कोप नहीं देता तो मेरे को सेम सिंगलटन दे रहा है नहीं दे रहा है। अभी मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, P और P1, और P डॉट हैश कोड ले लेते हैं और P1 डॉट हैश कोड ले लेते हैं। अभी सेम आने चाहिए और आ रहे हैं। अब मैं पर्सन में जाके प्रोटोटाइप करता हूँ और अब मुझे देखना है, अब डिफरेंट आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं। मैंने फिर प्रोटोटाइप गलत तरीके से लिखा है। एक मिनट है, ये वैल्यू इक्वल टू प्रोटोटाइप। बहुत बेमुरवत हो गया, एक हेल्प नहीं कर रहा है। मेरा तो ठीक है, मैं जी लूंगा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये छोटा है बड़ा है, एक मिनट, सिंगलटन क्या बता रहा था वो मैं देख लेता हूँ ना। सिंगलटन तो स्मॉल में ही लिखा है।
ये क्यों नहीं ले रहा है पापा? वैल्यू इक्वल टू नहीं लिखना है। मैंने इसके पहले लेके डायरेक्ट किया था तो हाँ ओके, एक मिनट। अब ये कंपोनेंट हटा दिया इसलिए दिक्कत हो रही है क्या? मैं बिन में करके देखते हैं। तो ये बिन में करना पड़ सकता है क्योंकि उधर से आ रहा है ना डेटा। मतलब अगर आप कंपोनेंट लिखोगे तो वहां करना है, कंपोनेंट के नीचे। अगर बिन बना दिया आपने तो इधर करना चाहिए। यस, है ना? मतलब अगर कंपोनेंट नहीं है इसलिए वो वहां स्कोप नहीं ले रहा है। इधर बिन बन गया तो इधर फिर बिन के नीचे एक एनोटेशन लगा देना स्कोप का। सिंगलटन तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। ठीक है ना? स्प्रिंग बूट में आएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हट जाएगा, वो और एडवांस करेगा चीज़ों। तो फिलहाल कोर मॉड्यूल को हम यही रखते हैं। It's all about IOC, how we are injecting different type of data in our application, different type of data. It includes of course reference type and primitive and collection also. तीन टाइप ही बोला था मैंने, कलेक्शन जा सकता है, रेफरेंस टाइप और प्रिमिटिव्स। और उसके लिए हमने पूरा बेसिक से लिया कि एक्सएमएल में पूरा काम एक्सएमएल में करना है तो भी कर सकते हैं, और पूरा काम एनोटेशन के थ्रू करना है तो भी कर सकते हैं। और दोनों को मिला के काम जब कर रहे थे हम लोग, ट्रांजेक्शनल इसमें थे, इधर से इधर आ रहे थे, तो मिला के भी काम किया ही किया है ना? तो इट इज़ सफिशियंट। अगर इसी को ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि इतना काम तो हमसे हो जाएगा। कल का सेशन रहेगा बेटा एमवीसी के ऊपर। बहुत बुरा लगता है कि स्प्रिंग एमवीसी को इन्होंने कोर मतलब विदाउट बूट दे दिया है।
ने विथ वुड भी है, विदाउट वुड भी है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बेटा स्प्रिंग पे काम करना इतना भी आसान नहीं होता, ये पहले देख लो कि स्प्रिंग बूट आपके लिए कितनी मेहनत करता होगा बिहाइंड द सीन, वो आपको समझ में आएगा कि आपको इतना बिल्कुल हलवे जैसा बिल्कुल थाली में सजा के मिल रहा है। तो कल हम लोग हर बारीकी को देखेंगे एमबीसी की, है ना। और ठीक है, फिर डे आफ्टर टुमारो स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो मजे ही मजे हैं। अपन लोग HTS यूज करेंगे बेटा उसके लिए, स्प्रिंग टूल सूट बोलते हैं उसको, HTS। और HTS एक्चुअली मैं मालूम है अभी तक इक्लिप्स को लेके क्यों नहीं ये किया, बिकॉज HTS इज टोटली मतलब वो एक्चुअली HTS इक्लिप्स ही है, HTS इक्लिप्स ही है। और यानी इक्लिप्स वालों ने ही HTS बनाया है नया वर्जन स्पेशली स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या कर दिया है उसने कि जो नॉर्मल इक्लिप्स है ना वो एकदम बेयर मिनिमम फंक्शनलिटी के साथ आता है, फीचर्स के साथ आता है। जो भी चाहिए वो प्लगइन आपको उसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है डेवलपर। तो उसमें क्या टाइम वेस्ट होता है, सिंपल सी बात है। मैं एकदम से क्यों नहीं आता उस पर, अब पता चल रहा है कि आधा लेक्चर एक लेक्चर हमारा सिर्फ वो प्लगइन इंस्टॉल, सर मेरा नहीं हुआ, मेरा हो गया, ये बहुत होता है। किया था मैंने एक एक इसमें तो मैंने सारी की सारी आईडी दे दी थी, लेकिन उस समय मेरे को बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो कॉन्फ़िगर करते समय उनको, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी मेरा मेन है कि मेरे को टेक्नोलॉजी सिखानी है, ये आईडी सिखाना बड़ा काम भी नहीं है और वो वैसे भी सीखा जा सकता है, इंडिविजुअली आप लोग भी अलग से सीख सकते हो, उसके लिए मेरे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इक्लिप्स पे मैं आज जरूर जाता हूँ क्योंकि HTS के साथ इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप स्प्रिंग बूट पे काम कर रहे हैं तो HTS पे करो, इट इज़ वन ऑफ द प्रीफरेबल आईडी इन इंडस्ट्री। तो उसको मैं नहीं छोड़ता, और उससे एक तीर दो निशान हो जाते हैं कि आप ऑटोमेटिकली इक्लिप्स भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो नेटबीन हो जाता है, इक्लिप्स हो जाता है, जो पावरफुल आईडीज है वो तो हो जाती है आपकी। HTS या तो फिर कल लैब में हम लोग उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेंगे, है ना। आज इसको प्रैक्टिस करो क्योंकि कल नई चीज सीखने वाले हैं।